नमस्कार साथियों। जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो हम फारस और यूनान के बीच युद्धों की एक लंबी श्रृंखला को पढ़ते हैं। हम मैराथन के युद्ध को पढ़ते हैं, हम थर्मोपल्ली के युद्ध को पढ़ते हैं, अनातोलिया के युद्ध को पढ़ते हैं। इन युद्धों की लंबी श्रृंखला की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक विद्रोह और एक राजा की महत्वाकांक्षा इन दोनों संस्कृतियों को एक लंबे समय के लिए युद्ध में धकेल देती हैं। इन सब पर आज हम बात करेंगे और एक ऐसे विद्रोह की बात करेंगे, एक ऐसे राजा की महत्वाकांक्षा की बात करेंगे जिसने विशाल फारस साम्राज्य को यूनान के शहरों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया तथा यूनानी शहरों ने एक विशाल साम्राज्य से टक्कर लेने का साहस पैदा किया। तो आज हम बात करेंगे आयोनियन विद्रोह की। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोनियन विद्रोह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 550 ईसा पूर्व में फारस को एक महान राजा साइरस द्वितीय ने आसपास के फारसी जनजातियों को एकजुट करके हकामनी साम्राज्य की नींव रखी और फारस को बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली राज्य बनाया। 500 ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय ने एक यूनानी शहर लीडिया पर आक्रमण किया और यहाँ की राजधानी सार्डिस पर कब्जा कर लिया। लीडिया आयोनियन संघ का हिस्सा था। आयोनियन राज्य उन राज्यों को बोला जाता था जो उस समय के अनातोलिया के पश्चिमी तट पर बसे हुए थे। ये यूनानी शहर थे और यहाँ यूनानी संस्कृति का बोलबाला था। अब होता क्या है, जो ये शहर लीडिया होता है ये आयोनियन संघ का हिस्सा होता था। वो 10-12 राज्य जिन्हें आयोनियन संघ बोला जाता था और लीडिया भी आयोनियन संघ का हिस्सा था। जब लीडिया पर साइरस सेकेंड या फारसी साम्राज्य का शासन हुआ तो धीरे धीरे अन्य राज्य भी फारसी साम्राज्य के अधीन होते चले गए। इनमें एक शहर था मिलेट शहर। मिलेट शहर दर्शन और विज्ञान का केंद्र माना जाता था। तो जब ये सारे आयोनियन साम्राज्य फारसी साम्राज्य के अधीन हो गए तो आयोनियन जो राज्य के लोग आयोनियन राज्य के शासक हुआ करते थे उन्हें कुछ समस्याएं होने लगी, जैसे कि टैक्स से संबंधित समस्याएं हुई। उन्हें कुछ ज्यादा टैक्स देना पड़ता था क्योंकि वो अधीन थे, टैक्स देना पड़ेगा। सांस्कृतिक भेदभाव की भी समस्या होने लगी क्योंकि जो फारसी संस्कृति और यूनानी संस्कृति में काफी भिन्नता थी तथा वो जो यूनान के लोग थे वो स्वभाव से लोकतांत्रिक और स्वायत्त स्वभाव के लोग थे। तो फारसी द्वारा नियुक्त जो तानाशाह थे या रूलर थे उन्हें अक्सर अच्छे नहीं लगते थे। वो समझते थे कि ये तानाशाह जवाबदेह नहीं है, ये सिर्फ हमारा शोषण करते हैं, ऐसा ये लोग सोचते थे। ये सब कारण थे। अब हम बात करेंगे कि फारस के जो शासक थे किस तरह अपने जीते हुए अधीन किए हुए क्षेत्रों पर शासन करते थे और उन्होंने आयोनियन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखने के लिए किस तरह की शासन व्यवस्था अपनाई। वैसे तो फारस साम्राज्य के जो शासक होते थे, जो अखामनी वंश के शासक होते थे, वो जीते गए क्षेत्रों पर प्रशासन के लिए अपने सत्रप नियुक्त करते थे, जिन्हें छत्रप कहा जाता है। आप इतिहास की भाषा में हम कई जगह छत्रप शब्द देखते हैं। छत्रप और सत्रप एक ही है। इन क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, सत्रप के नीचे भी एक टायरेंट रख दिए, तानाशाह रख दिए। वो तानाशाह सत्रप को रिपोर्ट करते थे और सत्रप या छत्रप वो उस समय के शासक को रिपोर्ट करता था। शासक कोई भी, चाहे वो साइरस रहे हों या फिर डेरियस रहे हों, तो इन्हें रिपोर्ट करते थे। अब जान लेते हैं एक राजा की महत्वाकांक्षा ने इनके अंदर दबे हुए विद्रोह के जो स्वर थे उन्हें कैसे तेज कर दिया। अब धीरे धीरे बात आ गई 499 ईसा पूर्व में। जो मिल्टस राज्य था उस समय वहाँ एक अरिस्टागोरस नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। हालांकि ये वहाँ का कार्यवाहक शासक था, जो एक्चुअल शासक था उसे डेरियस फर्स्ट ने अपने यहाँ राजनीतिक बंदी बना रखा था। 500 ईसा पूर्व तक वहाँ पे एक दूसरे जो शासक थे हकामनी वंश के, डेरियस फर्स्ट का शासन आ गया था। अब होता क्या है कि जो एरिस्टोगोरस है उसके पास एक नेक्सोस द्वीप के कुछ लोग आते हैं और वो उससे सैन्य सहायता की मांग करते हैं क्योंकि नेक्सस द्वीप से उन लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। अरिस्टोगोरस इसे अपनी छवि सुधारने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है। सुधारने के, क्योंकि अब वो वहाँ का शासक तो था नहीं, शासक तो कोई और था, और अपने प्रभाव को भी बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है। वो सोचता है कि किसी तरह हम अगर इन लोगों की मदद कर दें तो फिर बाद में ये लोग हमारे रेडी हो जाएंगे और हमारी मदद करेंगे। तो इसके लिए क्या करता है, आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे एक फारसी क्षत्रप बैठा था। उस फारसी क्षत्रप का नाम था आर्टेफर्नीज। उसको मना लेता है कि नेक्सस द्वीप के जो लोग आए हैं हमारे पास, ये काफी प्रभावशाली लोग हैं, उनकी मदद कर दो और हम नेक्सस द्वीप को जीतकर बहुत ढेर सारा पैसा और संपत्ति अर्जित करेंगे और नेक्सस द्वीप को फारसी साम्राज्य में मिला देंगे। प्रस्ताव अच्छा था। आर्टेफर्नीज इस बात को डेरियस फर्स्ट को बोलता है और डेरियस फर्स्ट मान जाता है। 200 जो जहाज है उनको लेकर सेना भेज देता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर 200 युद्धपोतों का वो सेनापति मेगाबेट्स को बना के भेजता है और मेगाबेट्स की और एरिस्टोगोरस की किसी बात में मतभेद हो जाता है और नेक्सस द्वीप पर जो
वो चढ़ाई करने जा रहे थे, नेक्सस द्वीप को जीतने जा रहे थे, वो नहीं जीत पाते, अंततः उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब अरिस्टोगोरस के मन में एक चिंता घर कर जाती है कि कहीं ना कहीं जो आर्टाफर्नीज है, जो साइडस क्षेत्र का क्षत्रप है, वो इस हार का जिम्मेदार मुझे ही न ठहरा दे और उसे या तो मार दिया जाएगा या फिर उसे जो मिलर्स का राजा है उस पद से हटा दिया जाएगा। तो इस सब के लिए वो एक योजना बनाता है। वो योजना बनाता है क्यों ना हम फारस के विरुद्ध भी विद्रोह करवा दें। एरिस्टोगोरस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा, या तो उसे राजा के पद से विस्थापित कर दिया जाएगा या उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो उसके दिमाग में एक योजना आती है, क्यों ना हम आयोनियन क्षेत्र के जो राज्य हैं उन्हें भारत साम्राज्य के विरुद्ध भड़का दें। इसके लिए वो क्या करता है, वो आसपास के जितने भी आयोनियन राज्य उन्हें भड़काना चालू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अकेले तो भारत साम्राज्य से लड़ा नहीं जा सकता। वो बहुत ही वो चालाक शासक होता है। वो क्या करता है कि जो वो मिलट्स का राजा था, मिलट्स में वो कहता है कि हम अपनी तानाशाही को त्याग रहे हैं, और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्वतंत्र विचार वाले लोग थे इससे काफी प्रसन्न होते हैं और राजा के साथ आ जाते हैं। फिर राजा वो एरिस्टोगोरस क्या करता है, जितने भी आयोनियन राज्य थे वहाँ पे जो भी तानाशाह भारत द्वारा नियुक्त किए गए थे उन सबको बंदी बनवा लेता है और उनके राज्य को वहाँ के लोगों को सौंप देता है। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि अब ये विद्रोह तो स्टार्ट कर दिया उसने, लेकिन विशाल भारत साम्राज्य का सामना करना पूरे यूनान संघ के राज्यों के लिए भी संभव नहीं है। तो वो क्या करता है कि आसपास के जो मुख्य भूमि है यूनान की, वहाँ के राज्यों से सहायता मांगना चालू कर देता है। सबसे पहले स्पार्टा के पास जाता है, स्पार्टा से उसे सहायता नहीं मिलती, एथेंस और एलेट्रिया से उसे सहायता मिल जाती है। तो आयोनियन क्षेत्र में विद्रोह चल रहा था, इधर से उसे सहायता मिलती है। तो एथेंस और एलेट्रियन लोग मिलकर 25 जहाज आयोनियन क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए भेज देते हैं। जब ये जहाज आयोनियन क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो वहां विद्रोहियों की मदद करने लगते हैं, और इसमें वो सार्डिस शहर पहुंचते हैं और सार्डिस शहर में आयोनियन लोगों की सहयोग करते हैं और विशाल युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो सार्डिस जो का सत्रप है वो भागकर छिप जाता है। जो फारसी सत्रप था सार्डिस क्षेत्र का, आर्टाफर्नीज, वो छिप जाता है। उस शहर का जो एक हिस्सा होता है वो इन सेना जो संयुक्त सेना थी एथेंस और एरिट्रिया की, उसके कब्जे में आ जाता है। अब होता क्या है कि जब कब्जे में आ जाता है तो अति उत्साह में कुछ सैनिक किसी घर में आग लगा देते हैं। यह आग अपने आप लग जाती है। इतिहासकारों को इस पर काफी मतभेद हैं। तो वो जो शहर था सार्डस, वो लगभग वहाँ लकड़ी के घर बनाए जाते थे, तो पूरे शहर में आग लग जाती है और उस आग में यूनानी सैनिकों से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फारसियों का पवित्र और विशाल मंदिर सिबेले देवी का मंदिर जलकर राख हो जाता है। मंदिर अत्यंत श्रद्धित है लीडियाई लोगों के लिए भी और फारसी लोगों के लिए भी। जब यह खबर फारस के राजा, जिन्हें राजाओं का राजा कहा जाता था, डेरियस फर्स्ट तक पहुंचती है, तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे एथेंस को बर्बाद करने की आज्ञा दो, और अपने लिए और एक सैनिक को स्पेशल नियुक्त करते हैं और उनसे बोलते हैं कि जब मैं खाना खाऊं तो मुझे याद दिलाना, एथेंस वासियों को छोड़ना नहीं। अब बात करते हैं तो उस समय जो विद्रोह हो रहा था उसका क्या हुआ। जैसे ही सार्डिस पर आक्रमण करते हैं और शहर को जलाते हैं, और इन यूनानी सैनिकों को जब ये पता चलता है कि फारसी बैकअप आ रहा है, जब इन यूनानी सैनिकों को मालूम पड़ता है कि फारस की तरफ से बैकअप आ रहा है, मतलब फारसी सेना आ रही है विद्रोह को कुचलने के लिए, तो ये पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर भी इफ्यूसिस एक जगह है, जगह क्या है, ये शहर है, आयोनियन शहर है, वहाँ पे यूनानी सैनिक घेर लिए जाते हैं और फारसी सेना से उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। वो इतने डर जाते हैं कि दोबारा फिर कभी आयोनियन लोगों की सहायता के लिए नहीं सोचते। बाद में लाडे का एक नौसैनिक युद्ध होता है जिसमें आयोनियन विद्रोह को फारसी सेना द्वारा पूर्णतः दबा दिया जाता है। ये तो एक विद्रोह था जो हुआ और कुछ समय बाद दबा दिया गया। लेकिन एथेंस और एरिट्रिया के विरुद्ध जो द्वेष भावना और ईर्षा और प्रतिशोध डेरियस फर्स्ट के दिमाग में बैठ गया था, राजा डेरियस फर्स्ट के दिल में बैठ गया था, वो आगे के युद्धों की एक लंबी श्रृंखला तैयार कर देता है। राजा डेरियस के द्वारा किए गए सैन्य अभियान यूनानी लोगों पर, फिर बाद में यूनानी लोगों का कुछ समय बाद प्रतिरोध सिकंदर के रूप में, ये एक बहुत लंबी युद्ध की श्रृंखला तैयार कर देता है। तो देखा हमने कैसे एक राजा का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और यूनानियन लोगों की स्वतंत्रता के लिए जो जिज्ञासा थी, ये सब मिलकर एक लंबी युद्ध श्रृंखला तैयार करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस तरह डेरियस फर्स्ट ने प्रथम अभियान
छिड़ा और फिर धीरे युद्धों की एक श्रृंखला बनी, हम सारे युद्धों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।